हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लीगल होम्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एफआईआर के बारे में यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। सीआरपीसी का सेक्शन 154 हमें एफआईआर लिखने से रिलेटेड बताता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन लिखता है और कौन व्यक्ति एफआईआर लिखा सकता है, क्या जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वह व्यक्ति एफआईआर लिखा सकता है या उसका कोई रिश्तेदार या वही स्वयं पीड़ित व्यक्ति एफआईआर लिखा सकता है। आज हम इस क्लास में यही देखेंगे इन सभी सवालों के जवाब को कि एफआईआर कौन लिखेगा और एफआईआर कहाँ लिखी जाएगी। यदि आपने अभी तक लीगल होम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और क्या इंफॉर्मेशन मेरे से और चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो या इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फ्रेंड देखेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 154 को, जो इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताता है। देखिए, एक साधारण लैंग्वेज में आपको बता देती हूं कि एफआईआर कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है या इसकी डेफिनेशन नहीं है। हम साधारण भाषा में बोल देते हैं कि हमें एफआईआर लिखाने जा रहे हैं या रिपोर्ट कराने जा रहे हैं या हम शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन सीआरपीसी में कहीं भी एफआईआर की नहीं है। लेकिन ऐसे अपराध जिनका संज्ञान पुलिस द्वारा लिया जा सकता है, ऐसे अपराधों को हमने कवर किया है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के जरिए। अगर कहीं अपराध हुआ है या आपके विरुद्ध अपराध हुआ है या आप के ऊपर किसी ने एफआईआर की है तो वह एफआईआर या रिपोर्ट या शिकायत हम दर्ज करेंगे अंडर सेक्शन 154 के थ्रू। ऐसे अपराध जिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 154 और उससे रिलेटेड कुछ सवालों को। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपको दिए गए लिंक्स को फॉलो करना है। अब बात करेंगे एफआईआर की। एफआईआर एक साधारण और आम शब्द है। आम जीवन में पुलिस और उससे जुड़े शब्द एफआईआर को काफी सुना जाता है। अपराध विधि में आम और दैनिक जीवन में सर्वाधिक चर्चाओं में रहने वाला शब्द एफआईआर ही है। इस आलेख के माध्यम से हम एफआईआर पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे और देखेंगे एफआईआर कौन व्यक्ति लिखते हैं और कौन व्यक्ति लिखाते हैं। एफआईआर शब्द दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से निकलकर आता है। इसका पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। हिंदी में इसे प्राथमिकी भी कहा जा सकता है। प्राथमिकी अधिकतर पुलिस वालों के मुंह से आपने सुना होगा या वकीलों के मुंह से सुना होगा। अक्सर आम व्यक्ति तो या तो ये कहेगा कि मैं रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूं या एफआईआर कराई हमने या हमने रिपोर्ट लिखाई या शिकायत दर्ज की है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत इसे संज्ञेय मामले की इत्तला कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों को दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो संज्ञेय और एक असंज्ञेय, जिसका डेफिनेशन आपको सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉजेस में मिल जाएगा। इसके ऊपर भी हम एक रेगुलर क्लास में संज्ञेय और असंज्ञेय की डेफिनेशन को समझेंगे, कौन से अपराध संज्ञेय होते हैं और कौन से मामले असंज्ञेय होते हैं। इसके आधार पर संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 को रखा गया है। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि एफआईआर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय मामले, ऐसे मामले जो संज्ञेय हैं उनके विरुद्ध हम कोई रिपोर्ट या शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, उसको सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत हम लिखते हैं। तो समझ लेते हैं एफआईआर का शाब्दिक अर्थ क्या है।
संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रथम इत्तला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी जाती है तो उसे उसके द्वारा या उसके निर्देश में लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। देखिए, एफआईआर या तो मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है। यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप लिखित में आप एक पेपर A4 साइज पेपर लीजिए और उस पर अपने भी जो भी आपको शिकायत है, जिस पर्सन से आपको शिकायत है या आपके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, उस अपराध का लेखा जोखा आप उसमें लिख दीजिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आप सिर्फ ये जानते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है, तो आप थाने में जाइए और थाने का भारसाधक अधिकारी आपके द्वारा बोले गए शब्दों को पेपर में लिखेगा और पेपर में लिखे हुए को आपको पढ़कर सुनाएगा। पढ़कर सुनाने के बाद जब आप उसे स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे तो आपके हस्ताक्षर लेगा। यदि आप पे हस्ताक्षर नहीं करने आते हैं तो आपसे अंगूठे का निशान ले लेगा। तो ऐसा जो है ये प्रक्रिया है, ये एफआईआर लिखने की प्रथम प्रक्रिया होती है। और एफआईआर लिखने के लिए थाने का या पुलिस थाने का अधिकारी यानी भारसाधक अधिकारी कांस्टेबल से ऊपर की लाइन का अधिकारी होता है, जो भारसाधक अधिकारी होता है उस थाने का भारसाधक अधिकारी, राइट। अब हम देखेंगे कि भारसाधक अधिकारी आपकी एफआईआर लिख लिया, उसके बाद में क्या करेगा, उसे राज्य सरकार द्वारा निमित्त विहित करेगा और प्रविष्ट करेगा। यानी कि उसको जो राज्य सरकार कुछ पुस्तकें देती है या उसके थाने में कुछ पुस्तकें रखी होती हैं जो सरकारी कार्य में ही काम में आती हैं, आपकी उस रिपोर्ट को वह उन रजिस्टर्स में लिख लेगा, उनकी प्रविष्टि कर लेगा कुछ सार रूप में। मतलब आपने बहुत बड़ा लिखा है, आपकी एफआईआर 2 पेज की हुई है, 3 पेज की होती है, लेकिन उनका कुछ सार निचोड़ के वो उन अपनी पुस्तकों में प्रविष्ट कर लेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। धारा के इन शब्दों से मालूम होता है कि इन शब्दों में प्रथम इत्तला को किस प्रकार से अभिलिखित किया जाएगा तथा इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, परंतु इस धारा पर विशेष चर्चा नहीं करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर का मूल अर्थ क्या है ये हम समझेंगे। कुछ उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की विधि के महान जानकारों ने यह बात निकाली है कि एफआईआर की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम साधारणतः इस शब्दों में समझेंगे कि एफआईआर है क्या। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहूंगी कि एफआईआर है क्या। बहुत आसान भाषाओं में, नॉर्मल भाषा में, लौकिक भाषा में बात नहीं करूंगी मैं। जो इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहा होगा वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएगा कि एफआईआर लिखानी कैसे है या एफआईआर लिखवानी कैसे है, राइट। तो समझते हैं कि संज्ञेय मामलों में इत्तला कैसे दी जाती है। तो सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन अभिलिखित की गई सूचना को प्रथम इत्तला रिपोर्ट कहा जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो अपराध के बारे में प्रथम इत्तला होती है, मान के चलिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से लड़ाई की और लड़ाई इस कदर या इस हद तक पहुंच गई कि उनमें हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के साथ ही साथ एक दूसरे के सर भी फोड़ लिए उन्होंने और हॉस्पिटल भी पहुंच गए। तो हॉस्पिटल के पदाधिकारियों ने क्या किया, पुलिस को बुला लिया, राइट। या आपके मोहल्ले के व्यक्तियों ने पुलिस को बुला लिया कि आपकी लड़ाई इस कदर पहुंच चुकी है कि उसे कोई भी सुलझा नहीं सकता। तो आपके साथ क्या हुआ और किस प्रकार हुआ, इसकी सूचना आप पुलिस थाने में जाकर या पुलिस अधिकारियों को देंगे। वह सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाएगी, राइट। और ऐसा मामला जो संज्ञेय है, यानी कि पुलिस उसमें कॉग्निजेबल ले सकती है, कॉग्निजेंस कर सकती है अपना। ऐसा मामला जो आईपीसी में किसी भी अपराध के अंतर्गत आता है, राइट। तो ऐसे मामले का पुलिस पहले तो प्रथम सूचना लिखवाएगी, ऐसे अधिकारियों द्वारा लिखवाई जाएगी जो उसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं, और इस पर पुलिस उसके बाद अन्वेषण की कार्यवाही करेगी। अन्वेषण यानी कि दूसरी स्टेज होती है एफआईआर लिखने के बाद की, कि सच्चाई क्या थी, इसकी जानकारी वह आसपास के लोगों से और आपसे और अगले वाले व्यक्ति से लेगी, राइट। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में कुछ निम्न बातें भी देख लेते हैं। धारा 154 के अनुसार इत्तला उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति है।
देखिए सीआरपीसी का सेक्शन 154 सिर्फ और सिर्फ पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की ही बात करता है। यहाँ पर कांस्टेबल नहीं आएगा। कांस्टेबल अधिकारी एक सेकंड क्लास का लाइन में आएगा, जो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगा। उसका कार्य अन्य कार्य होते हैं, उसके रिपोर्ट लिखने के कार्य भार साधक अधिकारी के होते हैं। क्वेश्चन भी बन जाता है कि पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखने की शक्ति किसको है, तो आंसर आपको देना है भार साधक अधिकारी को। और अन्वेषण करने की भी शक्ति भार साधक अधिकारी को ही होती है। जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखी है वही व्यक्ति अन्वेषण करने जाएगा, राइट। अब हमने अपनी रिपोर्ट जो है लिखवा दी, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवा दी भार साधक अधिकारी को, और जो व्यक्ति अन्वेषण करेगा उसको बता दिया कि आपके साथ क्या क्या हुआ। अब प्रथम सूचना रिपोर्ट को अन्वेषण का प्रारंभिक चरण माना गया है कि पहली बात यही है कि यदि आपके प्रति कोई अपराध हो जाता है तो आप उसको क्या बताएंगे, जाके प्रथम सूचना देंगे। उसके बाद जो पहली प्रक्रिया शुरू होगी वो अन्वेषण की हो जाएगी। पुलिस वाला आपके घर आएगा, आपके आस पड़ोस मोहल्ले वालों को पूछेगा कि क्या बात हुई थी, क्या घटना घटित हुई थी, या जहां भी अपराध घटित हुआ है वहां आके इन्वेस्टिगेट करेगा, वहां के आसपास लोगों से पूछताछ करेगा कि वाकई में मामला हुआ क्या था, राइट। अब पुलिस अधिकारी को जो किसी मामले में अन्वेषण करने की शक्ति रखता है वह अपना अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व एफआईआर दर्ज करता है। तो बात एफआईआर की हो रही है तो एफआईआर ही लिखेगा सबसे पहले। अन्वेषण करने से पहले क्या लिखेगा, एफआईआर लिखेगा। इत्तला लिखित रूप में दी जाएगी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हमेशा कोई भी चीज है लिखित रूप में होगी। यदि आपने टेलीफोन भी किया है तो पुलिस का भार साधक अधिकारी उसको लिखेगा, या आप कहीं जाकर किसी थाने में जाकर कोई बात बोलते हैं या आपकी कोई शिकायत है तो वो भी लिखी जाएगी, राइट। और लिखने के बाद उस इत्तला पे हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। अगर आप इत्तला जो है मौखिक दे रहे हैं तो लेखबद्ध की जाएगी, और लेखबद्ध करने के बाद उस इत्तला को आपको पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर आप उसे पढ़कर समझ लेते हैं कि हाँ आपने जो बोला वही पुलिस थाने के अधिकारी ने लिखा, तो उस पर आपके हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। और हस्ताक्षर लेने के बाद पुलिस थाने का जो अधिकारी रहेगा, भार साधक अधिकारी रहेगा, उसे अपने रजिस्टरों में प्रविष्ट कर लेगा, उसकी प्रविष्टि कर लेगा। प्रविष्टि होने के बाद में आपको एक प्रतिलिपि मुफ्त में दे देगा, आप उसे घर लेके आ जाइए। अब वो इन्वेस्टिगेशन करने आएगा तो आपके पास में वो सबूत रहेगा। आपकी एफआईआर में कोई भी जोड़ तोड़ नहीं कर सकता कि आप उसमें थोड़ा कुछ, आपके जाने के बाद में किसी ने कुछ और जोड़ तोड़ दिया, तो आपके पास में उसमें क्या होगी, एक प्रतिलिपि होगी जिसमें आपके हस्ताक्षर होंगे और पुलिस थाने की मोहर भी होगी, राइट। अब देखिए एक चीज और समझते हैं। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में हुआ था क्रिमिनल अमेंडमेंट। उसमें 154 के सब क्लॉज 1 में परंतुक जोड़ा गया था, और एक अमेंडमेंट हुआ था अभी रिसेंटली 2018 में। 2013 में संशोधन हुआ था जो अभी निर्भया वाला केस हुआ था, और 2018 में अभी कोई मामला हुआ था, उसके बाद में जो है अमेंडमेंट हुए थे। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कब होते हैं, जब कोई हीनियस से हीनियस क्राइम हमारे समाज में घटित होता है। तो 2012 में निर्भया वाला केस हुआ था, तो वो भी एक बहुत हीनियस और घृणित अपराध था। और अभी भी अपराध ऐसे बढ़ते जाते हैं जो स्त्रियों के प्रति, बच्चों के प्रति होते ही रहते हैं आए दिन। तो हम देखते हैं कि बच्चे जो नासमझ होते हैं वो उनके इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, या पुलिस के डर से ही वो पुलिस थाने नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे अपराधों के लिए कुछ क्रिमिनल लॉ में जो कमेटी है उन्होंने कुछ संशोधन समय समय पर करती रहती है। तो देखिए क्या संशोधन किए हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा, हम आईपीसी की बात कर रहे हैं, आईपीसी के सेक्शंस 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D और धारा 376 के A, B, B, C, D, E और B और EA और उसके बाद में F। तो इस तरीके से इसमें सेक्शंस जोड़े भी गए हैं, अमेंडमेंट भी किए गए हैं। और धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है
या तो अपराध इन धाराओं के, ये जो धाराएं बताई गई हैं आईपीसी के अंतर्गत, इनमें ऐसा कोई अपराध इन धाराओं से रिलेटेड किया गया है या उसका प्रयत्न किया गया है। तो कोई भी इसकी कोई भी इत्तला दी जाती है तो वो इत्तला महिला पुलिस थाने के अधिकारी को दी जाएगी, या ऐसी महिला अधिकारी उस रिपोर्ट को अपने हाथों से लिखेगी। यानी कि देखिए, महिला के प्रति अपराध हुआ है और इन धाराओं में हुआ है, या किसी बच्चे के प्रति अपराध हुआ है, या बच्चा जो है लड़की है, फीमेल है, या बच्चा कोई मेल भी है, बताने में शर्म कर रहा है किसी व्यक्ति को, तो वहां पर जो पुलिस थाने की अधिकारी होगी वो एक महिला होगी, या उस महिला के सम्मुख ही वह एफआईआर लिखी जाएगी, या उसके सामने ही पूछा जाएगा। राइट। अगर नहीं है तो उस ऐसी महिला का इंतजाम किया जाएगा कि आप किसी थाने से बुलाइए महिला को। राइट। तो ये सेक्शन बात करता है उस प्रोविजंस की जो 2013 और 2018 में जोड़े गए हैं। ये एफआईआर से रिलेटेड ही है, सब क्लॉज 1 में जोड़े गए हैं। राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ केसेस की कि किस केस में क्या कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है या किस तरीके के शब्दों को जोड़ा गया है। पहला है हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजनलाल AIR 1993। उच्चतम न्यायालय का मामला है, बात क्रमांक है 604। इस बात में क्या कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रथम सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना को अभिलिखित करना ही होगा। देखिए, आपके प्रति कोई अपराध हुआ या आपके किसी सगे संबंधी के प्रति अपराध हुआ, अगर किसी पुलिस थाने के अधिकारी के सम्मुख आप कोई भी बात कहते हैं, रिपोर्ट करने आए हैं, तो वो पुलिस अधिकारी उस सूचना को अभिलिखित करेगा, लिखना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं है कि आप कह के आ गए और उसने कहा कि हाँ हम लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, उस पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी, और लिखने के बाद आपके हस्ताक्षर किए जाएंगे, आपको सुनाया जाएगा, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, आपके हस्ताक्षर किए जाएंगे उसके ऊपर, और आपको एक प्रतिलिपि फ्री में यानी मुफ्त में दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो उचित कार्रवाई का भी प्रावधान है। दूसरा केसला क्या कहता है, अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में एक बहुत सारवान बात कही गई। इस मुकदमे में प्रथम इत्तला रिपोर्ट के साक्ष्य के मूल्य पर प्रकाश डालते हुए अभिमत प्रकट किया गया कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट स्वयं मौलिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पुलिस को अपराध का अन्वेषण करना होता है। देखिए, बहुत तसल्ली से समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कुछ लोग क्या होता है कि फेक एफआईआर लिखाने चले जाते हैं, और फेक एफआईआर लिखाने के बाद में यदि उसे साक्ष्य के रूप में लिया जाता है तो वह व्यक्ति यदि इनोसेंट निकलता है तो उसको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है कि एक तो उसके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी और उसको फाइनेंशियल भी बहुत घाटा हो गया और उसको समाज में भी बहुत घाटा हो गया। तो उसको देखते हुए एफआईआर को मौलिक साक्ष्य के रूप में नहीं माना गया है कि ये ऐसा नहीं है कि आपने एफआईआर लिखा दी और एज इट इज शब्द आपने लिख लिए और आप किसी व्यक्ति को बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए जेल में डाल दिए। ऐसा नहीं होगा। एफआईआर लिखने के बाद में आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे या पुलिस अधिकारी करेगा और वो देखेगा कि वाकई में ये ऐसा मामला जो उसके सम्मुख आया है वाकई में सत्य है या असत्य है। यदि उसे प्रथम तत्वतः यही मालूम दिखता है कि वाकई में ऐसा मामला हुआ है तो वो तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। राइट। तो अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला, धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही गई। यदि पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिलिखित करने से इनकार कर देता है तो दंड विधि का क्रियान्वयन ही प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए ऐसी दशा में धारा 154 में उपधारा 3 के भीतर यह व्यवस्था दी गई है। अब क्या दी गई है वो भी देख लेते हैं कि इत्तला देने वाला व्यक्ति इत्तला का सार लिखित रूप में प्रत्यक्षतः या डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को देगा। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज है। 154 के सब क्लॉज 3 में यदि कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना कर देता है
कि मैं आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा, या आपको परेशान करता है, आप बार बार आप अपनी शिकायत लेके जाते हैं, वो पुलिस अधिकारी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे एक लेटर पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे या लिखेंगे या किसी से लिखवाएंगे, या तो आप उसके सामने जाकर, किसके सामने? पुलिस अधीक्षक के सामने जाकर, या तो हाथ में आप उसे पहुंचा देंगे उसके ऑफिस में, या डाक द्वारा भी आप एफआईआर को भेज सकते हैं। यदि आप कब ये फॉलो करेंगे? जब आपका पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी ऐसा करने से मना करता है, राइट? तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति में अपनी एफआईआर रिपोर्ट को हम प्रत्यक्षतः डाक द्वारा या सामने जाकर डायरेक्टली अपने हाथ से लिखकर उसको दे देंगे। अब पुलिस अधीक्षक का क्या करेगा? पुलिस अधीक्षक यह समाधान कर लेने के पश्चात कि वास्तव में कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, यानी कि पुलिस अधीक्षक भी क्या करेगा? उस वास्तविकता को भी परखेगा, या तो स्वयं उसका अन्वेषण करेगा, यानी कि खुद इन्वेस्टिगेट करेगा उस ऐसे मामले को। अगर वह स्वयं नहीं करता है तो अपने अधीनस्थ, यानी कि उसके अंडर में कार्य करने वाले कोई भी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दे देगा। आगे समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सब क्लॉज 3 154 का सब क्लॉज 3 कहता है कि यदि कोई आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो आप जाकर पुलिस अधीक्षक को देंगे रिपोर्ट, या तो वो लिखित अपने हाथ से लिखी हुई प्रत्यक्षता होगी या डाक द्वारा भेज सकते हैं, और पुलिस अधिकारी क्या करेगा? उसका तुरंत समाधान करेगा। और समाधान करने के साथ साथ वो क्या करेगा? पहले तो संज्ञान करेगा, देखेगा कि वाकई में ऐसी घटना घटित हुई है या नहीं, या तो स्वयं अन्वेषण करेगा या किसी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से अन्वेषण करवाएगा, राइट? अब देख लेते हैं केस बाबाजी उर्फ ब्रजेश कुमार मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य। क्या हुआ इस बाद में? उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि यदि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी ने डॉक्टरी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट लिखी हो तो यह रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट के अधीन नहीं आएगी। तो देखिए, इसको समझिए। उच्च न्यायालय ने उड़ीसा राज्य उच्च न्यायालय होगा, उसके अंदर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी ने डॉक्टरी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, यानी कि उसने क्या होता है, देखिए इस चीज को समझिए कि देखिए मारपीट हो गई किसी व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और दोनों के बॉडी पे निशान लगे हुए हैं, चोट लगी हुई है। तो उसने पुलिस अधीक्षक ने क्या किया? पहले उसका इलाज कराया और उसकी रिपोर्ट बाद में लिखी। तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले लिखी जाएगी कि आप किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा, या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया, उसके वाहनों में टकराव हो गया, या कोई भी अपराध, मैं कहती हूँ कोई भी अपराध जहां पर डॉक्टरी रिपोर्ट जरूरी है। डॉक्टरी जांच भी कराई जाती है कहीं मामलों में, कहीं नहीं, सभी मामलों में, अक्सर मारपीट के मामलों में, बलात्कार जैसे मामलों में, चोरी, इसके आपके धारा 399, 302, इन सब के मामलों में पहले डॉक्टरी रिपोर्ट कराई जाती है, लेकिन उससे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना आवश्यक है। तो ये कहा गया बाबाजी उर्फ ब्रजेश कुमार मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य में, राइट। अब एफआईआर से जुड़े कुछ प्रमुख बाद देख लेते हैं, बातें और बाद। जिंदल अली शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2009 उच्चतम न्यायालय 771 का मामला। इस मुकदमे में बलात्संग की पीड़िता द्वारा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु निवेदन किए जाने पर पुलिस थाने के भाषादक अधिकारी ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और पीड़िता को परामर्श दिया कि वह अभियुक्त के साथ आपसी तरीके से मामला निपटा ले। देखिए, पहले तो एक बहुत हीनियस क्राइम है, किसी के संग बलात्कार करना या बलात्संग में शामिल होना एक बहुत गंदा अपराध है, राइट। दूसरा, उस पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के लिए निवेदन किया। पुलिस थाने के भाषादक अधिकारी ने क्या कहा कि आप जो अभियुक्त है, जिसने आपके साथ अपराध किया है, उसके साथ आपसी तरीके से समझौता कर लीजिए। देखिए, मानती हूं मैं कि पुलिस थाने के बाहर भी मामले सुलझाए जाते हैं और अंदर भी सुलझाए जाते हैं, लेकिन जब इतना हीनियस क्राइम किसी व्यक्ति
के साथ हुआ है, किसी महिला के साथ हुआ है, तो पुलिस को ये उसका कर्तव्य बनता है, पहली ड्यूटी बनती है कि वह ऐसे मामले को तुरंत लिखे। लेकिन ऐसा नहीं किया। इस पर पीड़िता ने धारा 156 के 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास गुहार लगाई। वो लगा तो पहले 354 सी में भी लगा सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, फिर तुरंत मजिस्ट्रेट के पास गई। जब मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिए जाने पर पीड़िता की एफआईआर रजिस्टर की गई और इस कारण पीड़िता के प्रकरण में चिकित्सीय एविडेंस जुटाने में 6 महीने का विलंब हुआ। न्यायालय ने अभिकथन किया कि पुलिस लापरवाही के कारण इस प्रकरण में मूल्यवान समय नष्ट हो गया है, जिसके लिए दोषी पुलिस अधिकारी को की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो देखिए, आपने 2 चीजें समझी। यदि आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया था, इसने एफआईआर लिखने से मना कर दी धारा 154 के 3 में, और 154 के 3 में अपन कहाँ जा सकते थे, पुलिस अधीक्षक के पास में जा सकते थे। लेकिन उस महिला ने क्या किया, उस महिला ने मजिस्ट्रेट के पास गई। और होता क्या है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो इतनी जल्दी मामला मजिस्ट्रेट के सामने नहीं आता है, उसकी कई प्रक्रिया होती हैं। तो आपने उसके पास शिकायत दर्ज करी, एफआईआर लिखी या जो भी लिखा, तो उसके मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचते पहुंचते 6 महीने का समय लग गया। जिसमें हुआ क्या, जो प्राइमरी एविडेंस थे वो मिट गए। तो इसमें मजिस्ट्रेट ने कहा, न्यायालय ने ये कहा कि पुलिस की लापरवाही थी। पुलिस की लापरवाही से एक तो मूल्यवान समय नष्ट हुआ और दूसरा दोषी जो था उसके विरुद्ध हम कोई ठोस सबूत नहीं ला पाए। तो ऐसा कार्य पुलिस अधिकारी के लिए निंदा का कार्य था। राइट। दूसरा देख लेते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी होने के कारण उत्पन्न हुए वाद। किस तरीके के वाद ऐसे जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी होने के कारण थे। उच्चतम न्यायालय ने रमेश चंद्र नंदलाल पारिक बनाम गुजरात राज्य के बाद में विनिश्चय किया कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोई आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तथा अपराधी द्वारा उसी प्रकार का अपराध पूर्ववत किया जाता है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई हो, तो ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती रिपोर्ट इस आधार पर अभिखंडित नहीं हो जाती, क्योंकि वैसा ही अपराध पूर्व में दायर किया गया है और एफआईआर दर्ज होने के कारण दोबारा रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अपराध की कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है और पहले भी उसने ऐसा ही अपराध किया है और उस अपराध की रिपोर्ट जो है पहले नहीं की गई थी, लेकिन अब उसके सामने आई, किसी व्यक्ति ने ऐसी ही रिपोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ दोबारा लिखाई, तो इस रिपोर्ट को इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता कि इस अपराधी के विरुद्ध ऐसा अपराध पहले भी दायर किया जा सकता है। तो रिपोर्ट दोबारा नहीं लिखी है, जैसे कि इस मामले में अपराध ऐसा नहीं माना जाएगा कि अपराधी अपराध नहीं करता। राइट। दूसरा, पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि बलात्कार जैसे लैंगिक अपराध के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने में देरी की जाना आम बात है। यदि परिवादनी के पास इसके लिए पर्याप्त कारण हो तो इस पर विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसे मामले में पीड़ित महिला तथा उसके परिवारजन संकोच, लज्जा या परिवार के सम्मान को ध्यान में रखते हुए यह सोचने में काफी समय गंवा देते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की जाए अथवा नहीं। देखिए, एफआईआर दर्ज कराने का एक लेट कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे अपराध में, जो बलात्कार जैसे अपराध हैं या अपने भाई संबंधी जैसे अपराध होते हैं, जो आपस में ही घरेलू परिवार होते हैं, उनमें लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे अपराधों में लोग क्या सोचते हैं कि हमारी बाहर बदनामी होगी, इसलिए हम एफआईआर नहीं कराएं, हम पुलिस थाने क्यों जाएं। क्योंकि लोग 3 ही कोड से हमेशा डरते हैं, खाकी, काला और सफेद। खाकी यानी पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, काला यानी वकील के पास नहीं जाना चाहते और सफेद यानी डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना चाहते। तो अच्छा भी है, मत जाओ। हम तो ये कहते हैं अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो। लेकिन कुछ लोगों के प्रति ऐसे अपराध हो जाते हैं, वे हीने से हीनेस क्राइम करते रहते हैं, उनके
आस पड़ोसी करते रहते हैं या उनके सगे संबंधी करते रहते हैं या उनका कोई जानकारी करता रहता है, और वे महिलाएं वे पुरुष ऐसे मामले को दबाते रहते हैं इसी संकोच में कि उनके परिवार का सम्मान चला जाएगा। तो यदि किसी महिला के पास में ऐसे मामले के लिए कोई उचित प्रावधान, उचित वजह है, तो वह मामले को एफआईआर में लिखवा सकती है कि भाई मेरे पास ये था कि मैं मानसिक उससे जूझ रही थी, या मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं आ नहीं सकती थी, या ऐसा रिपोर्ट आपके ऐसा भी प्रावधान है 2018 के बाद में, यदि महिला आने में असमर्थ है या मानसिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है तो पुलिस अधीक्षक और महिला पुलिस कोई भी अधिकारी उस व्यक्ति की, उस महिला के पास जाएगी और उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वीडियो बनाएंगे और प्लस उसकी रिपोर्ट भी लिखेंगे जिस स्थान पर वो महिला अभी हाल फिलहाल उपस्थित है। ऐसी कंडीशन जब महिला आने में असमर्थ है या वह आ नहीं सकती, हॉस्पिटलाइज है, या वे जो है किसी ऐसी स्थिति में है, मानसिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है, तो ऐसी स्थिति में जो है एफआईआर लिखाने के लिए खुद जो है पुलिस अधिकारी जाते हैं, राइट। अब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होता है इसको देख लेते हैं। एफआईआर में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी कांस्टेबल से ऊपर की रैंक के अधिकारी को पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी माना गया है, यानी कि हेड कांस्टेबल भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं होता है। कांस्टेबल प्लस हेड कांस्टेबल भारसाधक अधिकारी नहीं होते हैं, उनकी रैंक इन दोनों से ऊपर होती है। धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध के संबंध में की जाने वाली रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जा सकती, यानी कि कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो भी उनके वो है भारसाधक अधिकारी के ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं हो। यदि थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से परे है, यानी कि उस समय एट द प्रेजेंट नहीं है, तो उक्त पद थाने के हेड कांस्टेबल द्वारा धारित किया जा सकता है। मतलब ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, यदि उस समय भारसाधक अधिकारी उपस्थित नहीं है तब कौन रिपोर्ट लिख सकेगा? हेड कांस्टेबल लिख सकेगा। हेड कांस्टेबल द्वारा पुलिस को दी गई इत्तला का अभिलेखन किया जाएगा, किंतु इस तरह से दी गई इत्तला का अभिलेखन किसी भी दशा में हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में कांस्टेबल द्वारा नहीं किया जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। या तो होना चाहिए भारसाधक अधिकारी, अगर वो नहीं है तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में से हेड कांस्टेबल उसकी जगह लेगा, और यदि हेड कांस्टेबल भी नहीं है और भारसाधक अधिकारी भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल उसकी जगह ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति को इंतजार करना पड़ेगा, जब भी भारसाधक अधिकारी आ जाएगा या हेड कांस्टेबल उस समय प्रेजेंट होगा तभी एफआईआर लिखी जाएगी, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एफआईआर कौन लिखेगा। हेड कांस्टेबल भी उसी समय प्रथम सूचना रिपोर्ट का अभिलेखन कर सकता है जिस समय थाने में हेड कांस्टेबल से ऊंची रैंक का कोई अधिकारी उपस्थित न हो। तो इसके लिए भी देखिए एक्सेप्शंस दे दिया कि हेड कांस्टेबल भी तब एफआईआर लिख सकता है जब हेड कांस्टेबल से या भारसाधक अधिकारी से ऊंचे का, यानी कि सब इंस्पेक्टर लिख सकता है, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलेखित करेगा, या उसकी वर्दी पर 2 तारे लगे हों वो अधिकारी रिपोर्ट लिख सकेगा, राइट। अब बात करते हैं एफआईआर में सभी अभियुक्तों के नाम होना आवश्यक है या नहीं। दिलीप प्रेम नारायण तिवारी बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में अभिकथित किया गया कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट में कुछ अभियुक्तों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया। विशेष महत्व नहीं रखता है कि विशेषतः तब जब सूचना देने वाली महिला अपने युवा पुत्र और देवर को मृत लाशें देखकर गहरे सदमे में हो और उसे अन्य परिवारजनों के घायल होने के बारे में भी बताया गया हो। देखिए एफआईआर में अभियुक्तों के नाम होना आवश्यक है या नहीं है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिया था दिलीप प्रेम नारायण तिवारी बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में। इसमें होता क्या है, कभी कभी हमारे आसपास ऐसे माहौल क्रिएट हो जाते हैं कि हम वाकई में उन व्यक्तियों के नाम नहीं ले पाते हैं जिनके नाम हमें पता भी होते हैं, और ऐसा भी होता है कि हमें
उन व्यक्तियों के नाम ही ना पता हो, उनके सिर्फ हुलिया पता हो, या वो किस तरफ भागे या किस तरफ गए वैसा मालूम हो, तो ऐसा नहीं होता है कि अभियुक्तों के नाम नहीं पता है तो आप रिपोर्ट, आपकी एफआईआर बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है। यदि आप देखिए इसमें क्या हुआ, उस महिला का एक तो युवा पुत्र और उसका देवर जो है मृत हो गए, दूसरा उसके और परिवारजन भी घायल है, इसके बारे में उसे बताया गया तो वो सदमे में पहुंच गई। मामूली सी बात है, ह्यूमन बीइंग है, सभी ऐसी कोई भी खबर कोई भी सुनेगा तो वाकई में सदमे में चला जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में किसी भी पीड़ित व्यक्ति ने एफआईआर में किसी अभियुक्त का नाम नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। एफआईआर में बाद में भी नाम जोड़े जा सकते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब और भी व्यक्तियों के नाम जोड़े जा सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या टेलीफोन के माध्यम से एफआईआर लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है। देख लेते हैं। धारा 154 में यह दर्शाया गया है कि किसी सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट माने जाने के लिए आवश्यक होता है कि वह सूचना देने वाला व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो। इस दृष्टिकोण से टेलीफोन पर दी गई सूचना धारा 154 की हस्ताक्षरित होने वाली शर्त पूरा नहीं करती है, परंतु इसे केवल एक औपचारिकता मात्र मानते हुए दूरभाषा से पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना इत्तला को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया है। राइट। देखिए, मैं आपसे अभी तक बता चुकी हूँ कि जब भी एफआईआर लिखाएंगे, एफआईआर लिखाने से पहले आप एफआईआर लिखाएंगे, पढ़ के सुनाएगा और हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया कि परंतु जोड़ दिया गया है कि दूरभाष से भी आप पुलिस को किसी भी सूचना के बारे में सूचित कर सकते हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने तपेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में विनिश्चय किया था कि दूरभाष द्वारा दी गई इत्तला को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जाए अथवा नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, परंतु इसमें किसी संज्ञेय अपराध घटित होने के निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। इसी सूचना में कोई संदिग्धता हो तो इस स्थिति में भी उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। देखिए, आपने जो खबर दी है या जो भी रिपोर्ट दी है पुलिस थाने को टेलीफोन के थ्रू, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद में यह मालूम हो जाता है कि यह मामला संज्ञेय नहीं था तो ऐसी सूचना जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं आएगी, यानी टेलीफोन के द्वारा दी गई सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले में वेंकट स्वामी बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश के बाद में अभिनिर्धारित किया कि जहां पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को टेलीफोन पर यह सूचना दी गई हो कि एक जीप पर बम फेंका गया है जिसके कारण 2 व्यक्ति मारे गए हैं, अन्य कई घायल हुए हैं, तो पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज न करते हुए उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी और उस अधिकारी के आने के बाद सूचना देने वाले इत्तलाकार ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया कि यह कहना उचित नहीं होगा कि उक्त लिखित शिकायत प्रथम इत्तला रिपोर्ट नहीं थी और रिपोर्ट लिखवाने में उस पुलिस अधिकारी ने कोई अनावश्यक रुचि दिखाई थी। देखिए, किसी व्यक्ति ने क्या किया, फोन पर ही बताया कि देखिए किसी व्यक्ति ने जीप पर बम फेंक दिया है और 2 व्यक्ति मर गए और अन्य घायल हैं। तो ऐसा सुनकर किसी पुलिस अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के आने का वेट किया और उसने उसको बताया, तुरंत बताया और लिखित सूचना दर्ज कर ली। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, जिसने फोन किया था, उनको एक शिकायत दर्ज कर दी वरिष्ठ अधिकारी को कि ऐसे व्यक्ति ने हमारी सूचना को लिखा नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यह कहना उचित नहीं होगा कि लिखित शिकायत प्रथम मतलब जो शिकायत बोली थी उसने वो लिखी नहीं, प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं थी। रिपोर्ट लिखवाने में उस पुलिस अधिकारी ने कोई अनावश्यक रुचि नहीं दिखाई थी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। उसने लिखी थी सूचना, उसके प्रथम जो भी वरिष्ठ अधिकारी आए उसको बताया और उसको लिखवाई। राइट। अब बात करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को तत्काल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है धारा 157 के सब क्लॉज ए में। क्या कहता है, प्रयुक्त तत्काल शब्द स्पष्टतः दर्शाता है कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर प्रथम इत्तला रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को अविलंब अग्रेषित कर दी जानी चाहिए।
इससे अभियोजन का प्रकरण स्वयं में संदेह का पात्र नहीं बन जाता है। पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र भेजी जानी चाहिए। जैसे ही आपको एफआईआर की आ जाए और आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो आपको मजिस्ट्रेट को तुरंत ही सूचित करना चाहिए। अब जानेंगे जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर के बारे में अभी हम इसको डिस्कस करें। तो जीरो एफआईआर का साधारण अर्थ यह होता है कि वह किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकती है, जिसका अभिलेखन किसी भी थाने के अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार की एफआईआर को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी गई है, परंतु बलात्कार इत्यादि के मामले में इस प्रकार की एफआईआर को मान्यता दी गई है तथा बलात्कार से पीड़ित किसी भी थाना क्षेत्र में जो उसके निकट है वहां जाकर अपने साथ घटित हुई घटना की जानकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दे सकती है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी महिला के प्रति बलात्कार जैसा अपराध होता है तो उसे विदिन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर और उसकी चिकित्सीय जांच करवाना अनिवार्य होती है। ऐसा न करवाने से जो साक्ष्य होते हैं वो मिट जाते हैं, इसलिए जो केस होता है वो कमजोर पड़ जाता है। जीरो एफआईआर का अर्थ है कि यदि किसी महिला के प्रति ऐसा अपराध जो बलात्कार की श्रेणी में आता है ऐसा हुआ है तो वह किसी भी निकट थाने में, जैसे कि यदि वह महिला किसी गांव की रहने वाली है और वह शहर में किसी कार्य से गई और उसके साथ ऐसा अपराध हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि वह महिला अपने गांव तक जाने का वेट करेगी या अपने गांव के किसी थाने में रिपोर्ट कराएगी। वह उस शहर के थाने में जो उसके नियर सबसे नजदीक रहेगा उस थाने में जाकर ऐसी रिपोर्ट करा सकती है। उसे हम जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं। वह आधिकारिक प्रारंभिक सूचना को रजिस्टर करके मामले को संबंधित थाने में अग्रेषित कर देगा। यानी कि जो अधिकारी है जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि जीरो एफआईआर की सूचना मिली है, वह व्यक्ति उसको रजिस्टर में लिखेगा और ऐसे थाने में अग्रेषित कर देगा जिस थाने के में उस महिला का निवास स्थान है या जिस स्थान पर वह रहती है। अधिकांशतः मामले में एफआईआर उस ही थाना क्षेत्र द्वारा अभिलिखित की जाती है जिस थाना क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है। इसका उपयोग अत्यंत विरलतम मामले में भी किया जाता है। वैसे तो अपराध जहां हुआ है उसी क्षेत्र में जो है एफआईआर लिखाई जाती है, लेकिन यदि महिला ऐसे स्थान में पहुंच चुकी है जहां पर वह मामला जहां हुआ था उस क्षेत्र सीमा से परे है, तो वह महिला उस थाने में भी जा सकती है जिस थाने में वह इस समय जो सबसे उसके नजदीक है। अब जान लेते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्य में क्या महत्व है। यह पूर्णतः निश्चित हो चुका है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्ण साक्ष्य नहीं होती है, अर्थात इसे उन तथ्यों के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है। यह अंतिम रूप से स्थापित हो चुका है कि जबकि एफआईआर को साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 2 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो, इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 और धारा 155 के अधीन केवल साक्षी द्वारा किए गए कथन की पुष्टि करने एवं खंडन करने या उसे अविश्वसनीय साबित करने के लिए ही किया जा सकता है। देखिए, एफआईआर में यदि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा लिखवाया जो बाद में झूठ साबित होता है या उसका खंडन किया जा सकता है या खंडन करने के लिए ऐसे एफआईआर को जो है कार्यवाही में शामिल किया जाएगा साक्ष्य के रूप में, अन्यथा नहीं। तो मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं और अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं भी अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं, इम्प्रूवमेंट ला सकूं मेरे इन क्लासेस में। ये एक पहल है मेरे ज़रिए जो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है
और जो सीरियसली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये एक छोटी सी मेरे ज़रिए एक हेल्प रहेगी। और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ मैं विदा लूँगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।